खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हमारे न्यूज रूम खबरनामा के स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। हम इससे पहले कि अपना स्पेशल न्यूज रूम आपके सामने पेश करें, सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला। चार माह में ही टूटा मोदी का तिलिस्म, ज़िमनी इंतखाबात में जाफरानी पार्टी औंधे मुंह गिरी। यूपी में समाजवादी और राजस्थान में कांग्रेस ने मारी बाजी। अपने गढ़ गुजरात में भी मोदी का रंग पड़ा फीका। 9 में से 3 सीटों पर कांग्रेस फातेह, ताहम मगरबी बंगाल में बीजेपी को मिली राहत। इंतखाबी नताइज के बाद सियासी जमातों के निशाने पर बीजेपी। किसी ने कहा फिरका परस्ती की हार तो किसी ने बताया मरकज की नाकामी का नतीजा। मरकजी क़यादत के बचाव में आए बीजेपी लीडर उमा भारती ने मकामी लीडरों पर फोड़ा हार का ठीकरा। योगी आदित्यनाथ ने हार के लिए इलेक्शन कमीशन को ठहराया जिम्मेदार। और नतीजों के बाद मुश्किल में आई बीजेपी। महाराष्ट्र में पड़ सकता है सीट बंटवारे पर असर, शिवसेना कर सकती है पुराना फॉर्मूला नामंजूर। आप देख रहे हैं न्यूज रूम स्पेशल बुलेटिन। हम आज बात कर रहे हैं मुल्क में हुए ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में और इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू में हमारे साथ चंद मेहमान हमारे साथ न्यूज रूम में शामिल हैं। हम सबसे पहले अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डिस्कशन के लिए कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर साद सिद्दीकी साहब, आपका खैर मकदम है हमारे न्यूज रूम में, हमारे स्पेशल बुलेटिन में। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, आपका भी खैर मकदम है हमारे न्यूज रूम में। और हमारे साथ मुफीज जिलानी साहब हैं, सीनियर सहाफी और सियासी तर्जकार हैं, आपका भी खैर मकदम है हमारे न्यूज रूम में। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में 11 असेंबली सीटों में से 8 पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटें ही मिली हैं। राजस्थान की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस ने बाजी मारी है, बीजेपी को महज 1 सीट मिली है। गुजरात की 9 सीटों में से कांग्रेस को 3 जबकि बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं। आसाम में 3 सीटों में से कांग्रेस, बीजेपी और AIUDF ने 1-1 सीट अपने खाते में की हैं। उधर 3 लोकसभा सीटों पर हुए इंतखाबात में से मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया है, जहां से मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई है, जबकि बड़ौदा पर बीजेपी और मेदक सीट पर TRS ने बाजी मारी है। उत्तर प्रदेश के ज़िमनी इंतखाब में समाजवादी पार्टी की शानदार कामयाबी पर पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। 11 में से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है, जबकि बीजेपी को महज 3 सीटें मिली हैं। हालांकि इन सभी सीटों पर पहले बीजेपी का कब्जा था। पार्टी की कामयाबी पर SP लीडरान बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की फिरकावाराना सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। हमारे सरकार का मुख्य एजेंडा है विकास, और विकास को लेकर के हम लोग इस चुनाव में गए थे जनता के बीच में, और जनता ने विकास के बल पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया था पिछले चुनाव में, झूठ बोल करके, भावनाओं को उकसा करके, तो अब जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत पर वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने आवाम का शुक्रिया अदा किया है। अखिलेश यादव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और कहा कि आवाम ने फिरका परस्त ताकतों को करारा जवाब दिया है। तक जो रुझान आए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभाओं में चुनाव था उस जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी सोच, समाजवादी पक्ष में मतदान किया है। क्योंकि परिणाम अभी आया नहीं, अभी कह पाना मुश्किल है पूरा, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें समाजवादी पार्टी आगे है। सांप्रदायिक दलों के खिलाफ मतदान हुआ है
लोग चाहते हैं कि सद्भावना, भाईचारा, मजहबी एकता और आपस में मिल के रहें। ऐसी ताकतें जिन्होंने समाज को बांटने की बात की, धर्म जात को लड़ाने की बात की, मैं धन्यवाद दूंगा जनता का और आभार भी प्रकट करूंगा कि सब ने एक होकर के, सब भेदभाव मिटा करके समाजवादी पार्टी और समाजवादी नीतियों का समर्थन किया है। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर कहा है कि वो इसे 2017 का सेमीफाइनल नहीं मानते। उपचुनाव हमेशा से सत्तारूढ़ दल जीतता आया है राज्य का। इस बार उस स्थिति में हम परिवर्तन करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कहूं कि ये 2017 का चुनाव है, ये मैं इसलिए नहीं मानता अभी क्योंकि मोदी जी की सरकार को अभी 100 दिन हुए और 100 दिन में भी उन्होंने बहुत आश्चर्यजनक काम किए हैं। लेकिन जब कुछ दिन सरकार चल जाएगी और जनता के बीच में उसके परिणाम जाएंगे तो 2017 या जब भी आगामी विधानसभा चुनाव होगा, पार्टी की स्थिति में बहुत बेहतर सुधार होगा और मैं इसको 2017 का सेमीफाइनल नहीं मानता। हार के बाद सबसे अजीबोगरीब बयान जो आया वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। उनका इल्जाम है कि रियासती मशीनरी ने तरफदारी से काम लिया। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है कि उपचुनाव अधिकतर के परिणाम जो सामने होते हैं वो अब स्टेट गवर्नमेंट उस पर काफी हद तक हावी होती है अगर स्टेट गवर्नमेंट बेशर्मी पे उतर आती है तो, और उन स्थितियों में ये आकलन कर पाना। और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं इस बारे में पहले भी कहता था कि जिस प्रकार से प्रशासन और पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है और उसमें क्योंकि मुझे 4-4 सभाएं नहीं करनी दी गई थी, 4-4 विधानसभा क्षेत्रों में मेरी सभाएं नहीं होने दी गई थी, बाधाएं खड़ी की गई थी। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो बताता है और आश्चर्यजनक होता है कि चुनाव आयोग ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस लीडर साद सिद्दीकी साहब, सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और सीनियर सहाफी और सियासी तहकीकार मुफीद जिलानी साहब। इनके अलावा हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं, वहां से बराह रास्त जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लीडर तारिक सिद्दीकी साहब, आपका भी खैर मकदम है। और चंद मेहमान हमारे साथ और भी जुड़ रहे होंगे फोन लाइन के जरिए और हम उन रियासतों में अपने जो नुमाइंदे हैं उनके पास भी चलेंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं साद सिद्दीकी साहब आपसे। खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं इंतखाबात के, ज़मीनी इंतखाबात के, उसे आप सबसे पहले किस तौर पर देखते हैं? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, ये जवाब जनता का, आवाम का, ये उस सवालों का जवाब है जो पिछले 100 दिन के अंदर बीजेपी ने लोगों के सामने रखे थे। ये जवाब योगी आदित्यनाथ का है, ये जवाब लव जिहाद का है, ये जवाब उस 100 दिनों के अंदर काला धन लाने का है, ये जवाब उस सारे भ्रष्टाचार को दूर करने का वादों का है और ये जवाब उन सब चीजों का है जो वादे बीजेपी ने किए थे और जो ख्वाब दिखाए थे और जो 100 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कम्युनल टूल के साथ जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये जवाब उन सब सवालों का जवाब बीजेपी ने जिस कॉमनल टूल को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी ज़मीनी इंतखाबात में, असल उसकी हार है। और जो 4 महीने का जो ये है कहें कि मरकजी हुकूमत का जो काम काज है उसका भी ये नतीजा है। आपके पास हम आएंगे गुफ्तगू के लिए। सैयद फैसल अली साहब, आपको क्या लगता है इस इंतखाब को, ज़मीनी इंतखाब के नतीजों को आप एक सहाफी के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, सेकुलर हिंदुस्तान की जीत हुई है और कॉमनल हिंदुस्तान की इसमें हार हुई है, एक बात। लेकिन दूसरी बात ये समझ लीजिए, कांग्रेस का इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा स्टेक पे नहीं था और न कुछ उनको बहुत ज्यादा हासिल हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं हमेशा इससे ये कहता आया हूं कि जब लोग नरेंद्र मोदी की वेव की बात करते थे उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की वेव से ज्यादा जो वेव उनकी थी वो अपनी जगह पे, उनकी जो जीत पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुई थी वो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन इस तरह के बन गए थे, उन्होंने ऐसे गठजोड़ स्थापित किए थे जिसकी वजह से उनको वोट ज्यादा मिल गए। जब वो चीज अलग, और उससे भी एक और बड़ी अहम बात थी कि यूपीए 2 की जो नाकामी थी जिस तरह से, और कुछ अच्छे कामों को जो पूरे तौर पर वो जनता को बता नहीं पाए, उसकी वजह से नेगेटिव वोटिंग की वजह से उनको इतनी बड़ी जीत मिली थी। याद रखिएगा खालिद कि अगर हम लोग जब बात कर रहे होते थे इलेक्शन के पीरियड में तो ये था कि 200 के आसपास हम लोग बीजेपी को आंक रहे थे, लेकिन 283 आ गए। 283 कैसे आया? 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
झारखंड और बिहार में कुल मिला के 138 सीट है और उसमें कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 138 में से 122 सीट आ जाएगी। वो 122 सीट का आना इस बात का ये है कि वहां पे उनका जो इक्वेशन बना था वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत फॉर्मिडेबल था, जिसको कोई भेद नहीं पाया। अगर उस 122 सीट को आप खत्म कर दे तो बीजेपी फिर 160-162 पे अटक जाती है। आज ये स्थिति है कि जिस तरह से 100 दिन की सरकार आई और जिस तरह से जो एक पोलराइजेशन हुआ उसके खिलाफ लोगों ने मन बनाया। पहले इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम पे उनको वोट जरूर मिला, लेकिन उसके बाद जब ये लगने लगा कि नहीं ऐसी कोई स्थिति है नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सामने, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उसके बाद दूसरे लोगों ने जो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स दिए उसको लोगों ने नकारा है। ये याद रखिएगा कि बीएसपी इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में नहीं थे। सबसे चौंकाने वाले नतीजे यूपी से आए हैं। बीएसपी नहीं थे। पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीएसपी का वोट बीजेपी की तरफ गया था, वो नहीं हुआ, और आमने सामने की लड़ाई में जो सेकुलर वोट था पूरे तौर पे समाजवादी पार्टी को गया और उसको फायदा। तो इसको क्या माना जाए कि ये एक्चुअली जो कम्युनलिज्म है या कम्युनल एजेंडा है उसकी हार है और अक्लमंदी के साथ वोट एक तरफ पड़ा, जो पिछले इलेक्शन में इल्जामात लगते रहे थे कि मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग की, हालांकि वो हुआ नहीं अमली तौर पर, क्या इस बार वो नजर आया? नहीं खालिद, मुझे ये लगता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक सेटअप को और जो हमारा प्रोसेस है चढ़ने का उसको मैच्योर होता हुआ देख रहा हूं। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोटर्स को ये अंदाजा है कि केंद्र में अभी की स्थिति में जो हालात बचे हैं मौजूदा, उसमें किसको हुकूमत करनी चाहिए और सूबों में किसकी हुकूमत करनी चाहिए। बहुत ही हिकमत अमली के तहत वोटर्स हमारा वोट देता है। बहुत मैच्योर वोटर है, उसको पता है कि इस तरह के जो नारे हैं उस पर वोट नहीं दिया जाएगा। अब वोट जो है वो कहीं ना कहीं बुनियादी बातों पर, कंस्ट्रक्टिव चीजों पर आएगा। जी जी। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में मौजूद है, बराह रास्त गुफ्तगू में शामिल हैं समाजवादी पार्टी लीडर तारिक सिद्दीकी साहब। तारिक सिद्दीकी साहब, आपके क्या ख्यालात हैं? मुबारक हो आपको कि आपकी पार्टी ने जीत हासिल की है, 11 में से 8 सीटों पर आपको फतह हासिल हुई है। आप किस तौर पर देखते हैं, क्या इतने कॉन्फिडेंट थे आप लोग कि 11 में से 8 सीटें आ जाएंगी समाजवादी पार्टी को? तारिक सिद्दीकी साहब। जी तारिक सिद्दीकी साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी शुक्रिया साजिद साहब, बहुत बहुत। बिल्कुल हम लोग शुरू से कॉन्फिडेंट थे कि 7 से 8 सीट का तो हम लोग आग करके चल रहे थे कि जरूर आएगी। जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी आप बोलिए तारिक सिद्दीकी साहब, आपकी आवाज आ रही है। और उसकी वजह ये थी कि उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था अखिलेश यादव जी और उनकी गवर्नमेंट के जरिए पे जो शुरू हुआ था काम, उसका रिजल्ट आना दिखना शुरू हुआ। खासतौर से पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद अगर आप देखिए तो एक के बाद एक डेवलपमेंट के काम दिखने लगे आवाम को। तो एक तरफ ये है कि आपको अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की हुकूमत से डेवलपमेंट आवाम को दिख रहा है। दूसरी तरफ सेंटर में अगर जो एक डिसाइसिव वोटिंग करी थी हिंदुस्तान की आवाम ने, तो वो इसलिए करी थी कि मोदी जी ने एक ख्वाब दिखलाया था, और वो ख्वाब दिखलाया था डेवलपमेंट का, वो ख्वाब दिखलाया था नौजवानों को नौकरी का, वो ख्वाब दिखलाया था करप्शन फ्री इंडिया का। जी जी। तो वो तो उनमें से तो कुछ हुआ नहीं, वो तो फेल होते चले गए। जी, यानी जो मोदी सरकार ने जो ख्वाब दिखाए थे, बीजेपी ने जो ख्वाब दिखाए थे मुल्क के नौजवानों को, मुल्क की आवाम को, वो ख्वाब पूरे नहीं हुए और वो अब ऐसा लगता है कि वो ख्वाब हकीकत में तब्दील होना मुमकिन नहीं था। इस वजह से आवाम ने उनको नकार दिया। आप हमारे साथ बने रहिए। हम स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफी और सियासी तहकीकाकार मुफीद जिलानी साहब। मुफीद जिलानी साहब, आप किस तौर पर देखते हैं? आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से भी है। आपने उत्तर प्रदेश के इस इंतखाब को किस तौर पर, क्या वही बात है कि जो सपने दिखाए थे मोदी सरकार ने या बीजेपी ने, वो सपने पूरे होते नजर नहीं आ रहे, इस वजह से आवाम ने नकार दिया? क्या उत्तर प्रदेश के असेंबली ज़मीनी इंतखाबात को इसी तौर पर देखा जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मैं फैसल साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि जो वोटिंग हुआ वो उनके सामने सीधा वो था कि हमें बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को, उसको समाजवादी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रही थी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और उनके नेताओं में कोई दम नजर नहीं आ रहा था। तो उनके सामने साफ था। तो जो वोट बहुजन समाज पार्टी में बढ़ जाता था या कांग्रेस में बढ़ जाता था, वो वोट समाजवादी पार्टी को चला गया और बीजेपी का वोट
बीजेपी का वोट में कोई कमी नहीं आई। जी जी। हाँ, बीजेपी के वोट में वो कमी आई कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर लोकसभा के चुनाव में इंटरेस्ट लिया था, जी जी। दलित वोट भी बीजेपी को चला गया था, वो वोट घर से इस बार निकला नहीं और उसकी वजह से परसेंटेज डाउन रहा। उसकी वजह क्या रही? वोट नहीं, जो वोट दलित वोट नहीं निकला, या और जो वोट नहीं दलित वोट इस वजह से नहीं निकला कि उसमें एक तो देखिए वो वोट मोदी के नाम पे बाहर आया था, वो वोट बीजेपी के नाम पे बाहर नहीं आया था। इस बार बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, मोदी बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। हालांकि बीजेपी ने यूपी के ज़मीनी इंतखाबात में काफी दम लगाया था। कोई फैक्टर नहीं था इस मरतबा ज़मीनी इंतखाबात में। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए लखनऊ से गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं हमारे लखनऊ के नुमाइंदे हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब। हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या हालात हैं लखनऊ में, किस तरह का जश्न का माहौल है? और लखनऊ में भी एक सीट थी, उसके नतीजों के बारे में भी आप अपडेट दीजिए, जानकारी दीजिए। हेलो जी, हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब। जी जी, क्या माहौल है लखनऊ में खास तौर से? और लखनऊ सीट की भी बात करेंगे क्योंकि लखनऊ सीट वहां भी एक सीट पर ज़मीनी इंतखाब था। कुल मिलाकर क्या माहौल है लखनऊ में? देखिए, लखनऊ की सीट बहुत इम्पोर्टेंट सीट थी। यहाँ पे लालजी टंडन, जो एक तरह से अगर कहा जाए तो लखनऊ के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। हर पार्टी में उनकी एक इमेज है, एक अहमियत है। और उनके बेटे थे अशोक टंडन, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और आदित्यनाथ भी आए थे। और ये सीट जो है बीजेपी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ पे यूपी के कैपिटल होने की वजह से, और जूही सिंह यहाँ जिस दिन तक टिकट डिक्लेयर नहीं था ये कि टिकट किसको मिलेगा, तो दिनेश शर्मा जो यहाँ के मेयर हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि अगर वो टिकट उनको मिल जाता है तो वो डंके की चोट पे जीत लेंगे। जब अशोक जी टंडन का नाम, जी, मजबूरी तौर पर बीजेपी में क्या माहौल है? बीजेपी के लीडरान का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है आपसे जो बातचीत हुई? तो सरप्राइज के तौर पे ले रही है बीजेपी को। इतनी उम्मीद नहीं थी कि जो है यहाँ से टंडन जी की सीट निकल जाएगी, अशोक टंडन की सीट निकल जाएगी, क्योंकि सपा से जूही सिंह जो है ये बहुत मजबूत दावेदार थी यहाँ पे। तो बीजेपी यहाँ लखनऊ की सीट को लेकर तो बहुत पुरजोश है, लेकिन जो पूरे रियासत में जो सीटें उनको नहीं मिल पाई हैं, उम्मीद से बहुत कम है, सिर्फ 3 सीटें मिली हैं, उससे लेकर मायूसी है। और मतलब ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद रियासती सदर जो यहाँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, उनको हटा भी दिया जाए। इस तरह की खबरें आ रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, फोन लाइन के जरिए लखनऊ से गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। रोहनिया असेंबली सीट से एसपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह पटेल कामयाब हुए हैं, लेकिन इस सीट पर वोटों की गिनती के दौरान हंगामा भी हुआ था। कुछ ईवीएम की सील टूटी हुई मिलने पर उम्मीदवारों के हामियों ने हंगामा किया। अपना दल की लीडर और मिर्जापुर से रुकने पार्लियामेंट अनुप्रिया पटेल यहां दोबारा वोटिंग कराने का मुतालबा कर रही हैं। अपने मुतालबे के तहत वो धरने पर बैठ गई हैं। साहब सिद्दीकी साहब, कुल मिलाकर अगर हम कहें तो बीजेपी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, बीजेपी के लीडर या बीजेपी के जो अलायंस हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? अगर हिंदुस्तान के पस मंजर पर देखें तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर लोगों ने दोबारा 100 दिन के अंदर कांग्रेस को गुजरात में और कांग्रेस को राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे और चौंकाने वाले रिजल्ट्स दिए हैं। जहां तक का मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत यह है कि यहां पर समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट मिला है चूंकि ये मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं होगा कि कांग्रेस बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाई, कहीं ना कहीं कमी रही। जी जी। लेकिन साथ साथ बीएसपी के पास जो वोट नहीं बटा, इसलिए समाजवादी पार्टी जीती है। वरना हालात समाजवादी पार्टी के 2017 में इससे बद से बदतर होने जाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरनगर के बाद उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि ये दंगे का मामला रुक जाएगा। जी जी। लेकिन 2012 के बाद से और आज तक सहारनपुर का दंगा हो या उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, योगी आदित्यनाथ का बयान और उसके ऊपर अखिलेश सरकार की कोई कार्रवाई न हो, जी जी, इन सब चीजों से भी जमीनी सतह पर लोग आज परेशान हैं। जी, आज अगर इन लोगों ने इस चीजों को करेक्ट नहीं किया तो आप देखेंगे कि 2017 के अंदर इनका इससे बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। जी जी जी, इस पर हम बात करेंगे। हम सैयद फैसल अली साहब से इसका जवाब जानना चाहेंगे कि
आखिर उनके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे बनारस और हमारे नुमाइंदे निमेश राय वहां है और ये जानने की कोशिश करेंगे निमेश राय से कि बनारस की एक सीट जो नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी है पार्लियामेंट्री, वहां की एक असेंबली सीट वो बीजेपी हार जाती है। आखिर क्या वजह रही? क्या मोदी मैजिक नहीं चला या लोगों ने जो सपने दिखाए थे नरेंद्र मोदी ने उसे सीधे तौर पर नकार दिया? क्या वजह रही निमेश राय कि वो सीट बीजेपी लूज कर गई? देखिए खालिद साहब की इसकी वजह अगर खोजी जाए तो तमाम वजहात हो सकती हैं। हालांकि ये अच्छी तरह से बीजेपी और अपना दल वाले ही बता सकते हैं कि आखिर उनके में कमी क्या रही, लेकिन जो जद्दोजहद या जो गंभीरता के साथ, जिस गंभीरता के साथ लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लड़ने की कोशिश की थी, वो गंभीरता कम से कम भाजपा की तरफ से रोहनिया उपचुनाव में नहीं देखने को मिली थी। हालांकि दो केंद्रीय मंत्रियों की यहाँ पे सभाएं भी हुई, लेकिन उस तरह से बीजेपी के लोग अपना दल के साथ जोड़ करके खड़े नहीं दिखाई दिए थे। शायद इसका खामियाजा हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, और जो वोटर है, वोटर एक ही होता है, लेकिन उसका नजरिया बदलता है जब वो विधानसभा का वोट करने जाता है या फिर लोकसभा का वोट करने जाता है। अब यहाँ पे एक चर्चा रही है अंतिम दिनों में जब मतदान होने को थे कि कहीं ऐसा न हो कि अपना दल के प्रत्याशी को अगर यहाँ पे जिता दिया जाए तो जो इलाकाई विकास है, सड़कें हैं या फिर बिजली है, छोटी छोटी जो समस्याएं जो स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न है, कहीं उसमें अनदेखी न हो जाए, कहीं दोहरा व्यवहार न उनकी विधानसभा के साथ हो। तो ये एक जी, यानी आपका भी ये कहना है कि लोकल इश्यूज पर जो वहां असेंबली इंतखाबात हुए वो लड़े गए थे। जी निमेश राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन लाइन के जरिए बनारस से गुफ्तगू में शामिल होने के लिए, जानकारी देने के लिए। सैयद फैसल अली साहब, एक तो कि बनारस सीट पर हम बात करेंगे, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि साद सिद्दीकी साहब जो बोल रहे हैं कि इसे सेमीफाइनल ना माना जाए और 2017 में समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, मुजफ्फरनगर दंगे का खामियाजा उठाना पड़ेगा। क्या ये ज़मीनी इंतखाब मुजफ्फरनगर दंगे में उसका रिफ्लेक्शन क्यों नजर नहीं आया? आखिर मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बहुत ही कम वक्फे में यह इंतखाब हुआ है। जवाब मैं दूंगा। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें वोटर के सामने चॉइस बिल्कुल क्लियर थी कि किसी कांग्रेस कहीं पे है नहीं, हाशिए पे है, भारतीय बहुजन समाज पार्टी थी नहीं, तो सीधी बात है कि उनकी फर्स्ट चॉइस थी और समाजवादी पार्टी उनको दिया। इनकी इस बात से मैं यहां तक इत्तेफाक तो करता हूं कि उस वक्त जो इलेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे कहीं से कोई ऐसा मुआवजा होता हुआ नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी। हाँ, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में फिर वोट डिवाइड होगा तो मुझे बीजेपी आती हुई दिख रही है, कहीं से कांग्रेस कोई बहुत भला होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। जहां ये हाशिए पे हैं वहीं रहेंगे, इसलिए इनके पास वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एक और दूसरे जितनी बुरी तरह से डिमोरलाइज है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश पे और जिस तरह की पॉलिटिक्स उनके यहाँ आपस में है, उसमें अभी कांग्रेस का रिवाइवल इतना ज्यादा कि वो किसी फॉर्मेडल पोजीशन में वो मुझे नहीं दिखता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा खालिद कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं 32 सीटों पे, वो कहीं ना कहीं कंट्री का मूड भी बता रहे हैं, इसलिए कि 9 राज्यों में 9 सूबों में ये 32 सीटें थी और इन 9 राज्यों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त करारा झटका लगा है। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को खतरे की घंटी बजती हुई दिख रही है और अगर इस बजती हुई घंटी से वो सबक लेते हैं और अपने हाउस को ऑर्डर में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एक बात और ऐड करूंगा कि मुझे याद है पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद अमित शाह को सिर्फ इस वजह से अध्यक्ष बनाया गया था पार्टी का कि उनकी क़यादत में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। आज में मुझे लग रहा है क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि उनकी क़यादत में इतना बुरा रिजल्ट आया है। जी जी, तारिक सिद्दीकी साहब लखनऊ स्टूडियो में मौजूद है। तारिक सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे, क्या मुजफ्फरनगर दंगे का असर इस इलेक्शन में नजर नहीं आया? हम साद सिद्दीकी साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ही यह सवाल खड़ा किया है कि 2017 में मुजफ्फरनगर दंगे का खामियाजा उठाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। क्या कहेंगे आप? जी तारिक सिद्दीकी साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं साजिद साहब कि अवाम बिल्कुल बहुत साफ है उसका जहन। अवाम चाहती है हुक्मरानी उसको देना जो तरक्की के काम आगे बढ़ा सके और इसी तरीके से मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर अगर बनाया गया तो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बनाया गया।
उत्तर प्रदेश में आज जो रिजल्ट आप देख रहे हैं 10-11 में से 8 सीट, ये अखिलेश यादव जी के क़यादत में उनकी सरकार के जरिए किए हुए डेवलपमेंट काम है। आप दो चीजों को नहीं मिला सकते हैं। इलेक्शन के बाद बीजेपी ने लगातार यूपी के सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। उनका नापाक इरादा ये था किसी तरीके से सरकार को गिरा दें। आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि 2017 ये जो इलेक्शन हमने लड़ा है ये 2017 का कोई सेमीफाइनल नहीं है। यही वाजपेयी साहब शायद भूल गए। 24 घंटे पहले तक ये कह रहे थे कि ये जमनी इलेक्शन जो है वो 2017 का सेमीफाइनल है, और वो 17 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 2015 में चुनाव करा देंगे, वो तो 2014 में सरकार गिरा देंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अवाम कम्युनल चीजों से बहुत अपने आप को दूर रख रही है, उसको डेवलपमेंट चाहिए। उसी डेवलपमेंट के लिए उसने उत्तर प्रदेश में यानी अवाम ने डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में ज़मीनी इंतखाबात में वोट दिए हैं। साद सिद्दीकी साहब कांग्रेस लीडर, उनसे जान लेते हैं। साद सिद्दीकी साहब, क्या आप कहेंगे वाकई ये सेमीफाइनल नहीं है और मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? अभी भी दो चीजें मालूम करना चाहता हूं जी। मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, आज तक वो लोग खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? सहारनपुर का जब दंगा हुआ तो इन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें शिवपाल यादव जी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि भाजपा का जो एमपी है वो उसका आरोपी है। आज तक भाजपा का एमपी को इनकी गवर्नमेंट क्यों अरेस्ट नहीं कर पाती है? तीसरी बात, असल जमीनी सतह पर जो काम हुआ है वो आखिरी 2 दिन पहले हुआ है। आप देखेंगे जहां कांग्रेस मजबूती से लड़ी वहां पर समाजवादी पार्टी हारी है। इमरान मसूद का इलेक्शन, सहारनपुर का इलेक्शन, आप 2 दिन पहले आपको मैं बताऊं कि सहारनपुर के अंदर कांग्रेस जीतने जा रही थी। 22 मंत्रियों को इन्होंने वहां पर उतारा था और उनको जिम्मेदारी दी थी कि तुम्हें सिर्फ सहारनपुर में काम करना है। आखिरी 2 दिन पहले इन्होंने प्रोपेगेंडा करा कि जिन लोगों ने अगर समाजवादी न जीती तो कल को अगर आपके लोग अरेस्ट होंगे या आप पे कोई इल्जामात आएंगे या आपको सहारनपुर के दंगे का जो मुआवजा है वो ना मिले तो आप हमारे से मत कहिएगा। तो ये इन्होंने अपने सत्ता का, यूपी के अंदर होने का जो फायदा उठा सकते थे, चाहे वो प्रशासन हो और चाहे वो इसके अलावा वो कोई दबाव हो या 22 मंत्री उनके पीछे गाड़ियां घूम रही हो, वो 2 दिन पहले जो उन्होंने किया है। ये बात हम जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर दंगे के बहुत कम वक्त, 1 साल से कम वक्त में भी ये इंतखाबात आप सहारनपुर का दंगा देखिए, सहारनपुर का जो दंगा कराया गया है उसके बाद ये अपनी आखिर वक्त में ब्लैकमेल पॉलिसी पे जहां जहां इन्होंने काम किया है, ये वहां जीत तो नहीं पाए लेकिन इन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाया लोगों को डराकर, चूंकि वो वोट बट नहीं पाया। वो वोट जो कांग्रेस पे जा रहा था और वो कांग्रेस जहां जीतती, जहां जीत रही थी, सहारनपुर के अंदर कांग्रेस जीतती, लेकिन वहां पर जब इन्होंने 22 मंत्रियों से लोगों को डराने का गुफ्तगू हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल न्यूज रूम खबरनामे के स्पेशल बुलेटिन में हो गया है वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और चंद मेहमान के पास भी चलेंगे कि मोदी के गढ़ गुजरात में भी बीजेपी को करारा झटका लगा है। फौरन हाजिर होते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। हम समय परिवर्तन है, समय संजीवनी। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज रूम बुलेटिन स्पेशल। हम बात करें आज जो ज़िमनी इंतखाबात मुल्क में हुए हैं उनके नतीजों पर, और हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, कांग्रेस के लीडर साद सिद्दीकी साहब और सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़कियाकार मुफीद जिलानी साहब, और लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ बराह रास्त गुफ्तगू में शामिल है समाजवादी पार्टी के लीडर
तारिक सिद्दीकी साहब और चंद मेहमान हमारे साथ फोन लाइन के जरिए भी गुफ्तगू में शामिल हैं और हमारे नुमाइंदे भी उन रियासतों में फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं। बात करते हैं मोदी के गढ़ की। मोदी के गढ़ गुजरात में भी बीजेपी को करारा झटका लगा है। तमाम कयासाराइयों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने यहां 3 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से में 6 सीटें आई हैं। टंकारा, मणिनगर, लिमखेड़ा और आनंद तलाचा मतर सीट बीजेपी की झोली में गई है, जबकि तीसा, मंगरौल और संभालिया सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस लीडर अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि राय दहिंदगान ने बीजेपी के तरक्की मॉडल की हवा निकाल दी है। जो मोदी जी ने बहुत बड़ा वादा किया था उस समय कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, 25 लाख करोड़ का काला धन वापस लाएंगे, पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखाएंगे, रोजगार देंगे, ये जो वादा के दिशा में रोड मैप बनना चाहिए, उनसे जो उल्टा रोड मैप बना, उसकी वजह से गुजरात से लेकर यूपी तक सभी जगह लोगों ने अपना गुस्सा मतपेटी में व्यक्त किया है। बीजेपी के तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि उम्मीद के मुताबिक नताइज नहीं आए हैं। स्थानीय स्तर पर यह चुनाव लड़ा गया, न ये देश के मुद्दे पर न प्रदेश के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग परिस्थिति थी। अपेक्षा के विपरीत रिजल्ट आए। हमें उम्मीद थी कि और रिजल्ट अच्छे आएंगे और मेहनत वहां करेंगे और फिर जीतेंगे। कई राज्य में जो चुनाव हुए वो अलग अलग स्थानीय मुद्दे पे हुए। इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या प्रदेश परिप्रेक्ष्य में देखना सही नहीं होगा। जी, यानी गुजरात जो नरेंद्र मोदी का गढ़ है, वहां कांग्रेस ने अच्छी बाजी मारी है। सैयद फैसल अली साहब, गुजरात के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस ने ये खिलाफ तवक्को जरूर है कि जहां पूरी की पूरी सीट लोकसभा इंतखाब में बीजेपी जीतती है नरेंद्र मोदी की लहर में, और 3 सीट ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस जीत जाती है। देखिए, गुजरात में पिछले 15 साल से जो इलेक्शन हो रहा था वो कहीं ना कहीं पूरा इलेक्शन नरेंद्र मोदी के का जो कल्ट है उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। नरेंद्र मोदी के साए में ये इलेक्शन हो रहा था। ये पहला इलेक्शन था, ज़िमनी इंतखाबात थे, जो नरेंद्र मोदी की गुजरात से बाहर निकलने के बाद लड़ा गया। मुझे इन 3 नतीजों पे उतना ताज्जुब नहीं हो रहा है। मुझे ये लग रहा है कि आने वाला जो असेंबली इलेक्शन 2016 में होगा गुजरात का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए वो पहला इलेक्शन होगा 20 साल में जब नरेंद्र मोदी वहां चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे और वो उस तरह से सीएम के ओहदे के लिए फाइट नहीं कर रहे होंगे। तब क्या नतीजे होंगे? जाहिर सी बात है, जैसे ही नरेंद्र मोदी वहां से बाहर आए हैं तो लोगों को बहुत सारी चीजें, एक तो कल्ट से लोगों का जो मोह था वो टूटा है, दूसरा ये कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो खींचतान है वो सामने आई है, और तीसरी बात ये हुई है कि जो मॉडल की इतनी हवा लोगों ने भरी हुई थी वो भी कहीं ना कहीं धीरे करके निकली है। तो मुझे यहाँ की 3 सीट जीतने के बाद ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे साथ बीजेपी लीडर विजय जौली साहब गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं फोन लाइन के जरिए। विजय जौली साहब, बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा बाई इलेक्शन में, उसे आप किस तौर पर देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन। थोड़ा तेज बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, विजय जौली साहब, बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा इस बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में और दूसरी रियासत राजस्थान में, गुजरात में, उसे आप किस तौर पर देखते हैं? पहला आपका रिएक्शन। आवाज ना आना। देखिए, राजनीति के अंदर जीत और हार तो लगी रहती है और लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर कोई एक जीतता है तो कोई एक हारता भी है। लेकिन हार से हमने कभी मुख मोड़ना नहीं सीखा और जीत की ओर अग्रसर होना सीखा है। आज के नतीजे हमारे लिए निराशाजनक जरूर हैं, लेकिन हमें लगता है कि स्थानीय मुद्दों के आधार के ऊपर जो उपचुनाव हुए उसमें जो यूपी की और बाकी जगहों की जनता है उन्होंने जो भी जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको विनम्रता से जी यकीनी तौर पर विनम्रता से मानते हैं। लेकिन क्या इसे मोदी मैजिक का माना जाए कि मोदी मैजिक फेड कर गया है, उस वजह से यह हार हुई है? देखिए, मैं बिल्कुल भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूं। मोदी जी को और उनकी नेतृत्व को अभी जुम्मा कुछ ही महीने केंद्र में हुए और जो 10 साल का बड़ा कबाड़ा
पिछली यूपीए की सरकार और कांग्रेस के नेता और प्रणेता छोड़ के गए थे, उस कूड़े करकट को अभी साफ करने में और अधिक समय लगेगा। केंद्र में सरकार सशक्त है, 100 दिन बहुत बढ़िया गए हैं, सभी महकमे। चलिए, मोदी साहब का मैजिक की अगर बात आप नहीं मानते हैं तो क्या अमित शाह का जरूर है जी, अमित शाह का असर, योगी आदित्यनाथ का असर क्या मोदी है उसको मानेगा? विजय जौली साहब आप मेरा सवाल सुनिए और अपनी पॉलिसी को और जनता जौली साहब हर स्तर पर बनाने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, मोदी मैजिक बरकरार है ये मान लिया हमने आपके मुताबिक, लेकिन अमित शाह की क्या ये हार नहीं है? उन्हें उत्तर प्रदेश की वजह से ये बीजेपी का सदर बनाया गया, वहां फतह होने की वजह से क्या ये योगी आदित्यनाथ की हार नहीं है? उनको इंचार्ज बनाया गया था कैंपेन का। देखिए, मेरा ये मानना है कि जीत में सब कुछ और हार में अध्यक्ष, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा, वहां स्थानीय लेवल के ऊपर क्या समस्याएं रही होंगी, वहां पर कैंडिडेट कितनी प्रखरता से पार्टी की दिशा और दशा को आगे प्रतिपादित कर सके होंगे, हम इनके ऊपर विचार जरूर करेंगे, आत्म मंथन जरूर करेंगे। अगर हम जीत के ऊपर खुशी मनाते तो हार को भी हम मंथन के नाते और जनता के जनादेश को हम सिर माथे पे लेते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार से प्रभावित होकर बैठ जाए। जी, विजय जौली साहब, यानी आप सिर्फ इसे इतना मान रहे हैं कि जमहूरियत में हार जीत होती रहती है और हार को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। विजय जौली साहब, हमारे साथ कांग्रेस लीडर साद सिद्दीकी साहब मौजूद है। साद सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे विजय जौली साहब? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था, ये हमें 2 दिन पहले भी एक्सपेक्टेड था कि जब ये हारेंगे तो यही बात कहेंगे कि ये क्षेत्रीय इश्यूज के ऊपर, रीजनल इश्यूज के ऊपर इलेक्शन होता है और इसमें कोई हार मोदी जी की नहीं है और ये लोकल लीडर्स पे हार का ठेकरा फोड़ेंगे। लेकिन ये याद करें, आज से कुछ चंद रोज पहले इनके पार्टी अध्यक्ष ने, अमित शाह जी ने, ये बात महाराष्ट्र के अंदर अपने पार्टी वर्कर से कही थी कि मोदी मैजिक कम हो रहा है और मोदी मैजिक के अलावा आप एनसीपी और कांग्रेस को फोकस करिए। ये बात जब उनके प्रेसिडेंट मान चुके थे आज से चंद रोज कबल, तो ये बात कहीं नहीं आती। हकीकत यह है कि 100 दिनों में जो इन्होंने, मैं तो कहूंगा कि एडवर्टीजमेंट की जो ये सरकार थी और 100 दिनों के अंदर जिस तरीके इन्होंने प्रमोशन किया था और 2014 के अंदर जो वादे करके ये आए थे, हकीकत में ये ना तो ये पूरे कर सकते थे और ना ये कर पाएंगे। 100 दिनों के अंदर इन्होंने कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, आज तक वो काला धन का कहीं जिक्र नहीं है। जब 100 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मीडिया को खिताब करते हैं, इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वहां से मोदी जी ने इस बार मीडिया का प्रेस को खिताब किया? वो जापान के दौरे से वापस आए, उनको ये बताना चाहिए था कि वो जापान के दौरे से आने के बाद नहीं, मैं आपको पूरा बता दूं, बर्मा के अंदर इन्होंने जब सत्ता संभाली तो इन्होंने कहा कि बर्मा के हमारी पिछली सरकार कोई पैसा छोड़ के नहीं गई है, लेकिन इनको कौन सा राइट था कि ये जाकर बर्मा में और दूसरे मुल्कों के अंदर हजारों करोड़ रुपए बांटते हैं, जबकि हमारे मुल्क के अंदर अभी इतने इश्यूज हैं जिनको हैंडल करना है। तो असल प्रॉब्लम यह है कि इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि सत्ता कैसे चलेगी और उसका जवाब आज इन इंतखाबी रिजल्ट्स ने, या उत्तराखंड के रिजल्ट ने, या पंजाब के रिजल्ट ने, या कर्नाटका के रिजल्ट ने इनको बखूबी दे दिए हैं। और इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किया और जो मिस कैंपेन जो आप कह रहे हैं उससे काम लिया, उसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ा। विजय जौली साहब, आप क्या कहेंगे? मिस कैंपेन और जो वादे किए, जो सपने दिखाए वो पूरे नहीं हुए, उसका खामियाजा आप लोगों को उठाना पड़ा है। देखिए, सपने हमने कौन से दिखाए? अभी तो जुम्मा 3 महीने भी नहीं हुए, आप किन सपनों की बात करते हैं? आपने 100 दिन के अंदर वादा किया था कि आप 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, वो काला धन कहां गया? मोदी जी को 5 साल का अपना मैंडेट दिया है, 3 महीने का नहीं दिया। और दूसरा जो आपका मैनिफेस्टो कहता है जौली साहब कि आप 100 दिन में काला धन लेके आएंगे। जौली साहब, मैं जानता हूं कि आप हार चुके हैं आज इस इलेक्शन के अंदर, लेकिन डिबेट में सुनिए भी। जी जौली साहब, आप सुनिए, जब आपका मैनिफेस्टो ये बात कहता है कि आप 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे, तो वो हम नहीं कहते, वो आपका मैनिफेस्टो कहता है। क्या ये सच नहीं है? काला धन लाने के लिए जिस कमेटी का गठन हुआ, क्या वो उस दिशा की ओर? देखिए, कमेटी का गठन तो पहले भी था, कमेटी का गठन आज भी है, लेकिन वादा आपने मैनिफेस्टो में किया था। आप लोग ने दावा किया था मैनिफेस्टो के अंदर कि आप लेके आएंगे। आप अगर
और आप आज हार के बाद उसको स्वीकारने की जगह, ये बात कहने की जगह कि ये जो हार है ये मोदी जी की हार है, इसको न करने की जगह आप ये बात कह रहे हैं कि आज आप हारे नहीं। एक और सवाल है, चलिए, अपने क्रिटिक्स को रॉन्ग प्रूव किया और जी, आपने उत्तरांचल आप हारे, वहां भी आपने यही बात कही। हम राजस्थान आप उत्तरांचल के अंदर हारने के बाद आपने ये बात कही। बीजेपी की हुकूमत है, मरकज में आपकी हुकूमत, राजस्थान में आपकी हुकूमत, फिर भी राजस्थान में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? महकमे, चाहे यूडी का महकमा हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री का मामला हो, चाहे डिफेंस का मामला हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री का मामला हो, चाहे बड़ी सड़कें और हाईवे का मामला हो, जो ये राजस्थान में 3 सीट आप विकास के पथ के ऊपर चल रही है। जौली साहब, आपको ये बात स्वीकारनी होगी कि आप बीजेपी की सीटों का लॉस हुआ है, राजस्थान के अंदर आप हारे हैं, राजस्थान के अंदर आप हारे हैं, यह आपको एक्सेप्ट करना होगा। गुजरात में आप हारे हैं। जौली साहब, 5 साल बाद हमने हिसाब देना है, आपको 3 महीने में हमसे हिसाब मांगने लगते हैं। आप 6 महीने बाद नहीं, आप 5 साल बाद भी नहीं दे पाएंगे जौली साहब। जो आपके वादे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप ये चिट रखे, हम निश्चिंत हैं और निश्चिंत हम इसलिए हमें रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। आप उत्तराखंड के रिजल्ट देखिए। जी, आप जो है आप गुजरात के रिजल्ट, यानी जौली साहब ये नहीं मान रहे हैं कि ये मोदी मैजिक फेड होने की वजह से, खत्म होने की वजह से हुआ ये नतीजा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जौली साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। मुफीद जिलानी साहब, मुफीद जिलानी साहब से जान, मुफीद जिलानी साहब, इन नतीजों के बारे में खासतौर से गुजरात राजस्थान के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, गुजरात के बारे में तो मैं कहूंगा कि इस बार वोटर्स ने आजाद होकर वोट किया। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में मुझे लगता है कि सचिन पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने काफी मेहनत की और पिछला इलेक्शन जो था वो असल में एक मतलब ये मानने में किसी को भी, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, मान लेना चाहिए कि पिछले इलेक्शन में मोदी की वेव थी और विधानसभा इलेक्शन में भी उसका असर था वो ही। लेकिन वो असर मोदी का जो वेव था वो इस बार, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इस बार मोदी को वोट नहीं पड़ रहा था, भाजपा को वोट पड़ रहा था। और जब भाजपा को वोट पड़ेगा तो वहां पर सामने जो नेक टू नेक फाइट होगी उसमें सेकुलर जो पार्टियां हैं वो हावी नजर आएंगी। राजस्थान में सेकुलर पार्टियां हावी नजर आई। लेकिन जहां तक एक साद सिद्दीकी साहब बहुत काफी देर से बोल रहे हैं और अपनी पार्टी को बहुत डिफेंड कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं साद सिद्दीकी साहब से कि यूपी में खास तौर से और दूसरे प्रदेशों में भी इनके पास नेता तो बहुत हैं, वर्कर एक नहीं है। जी, एक भी वर्कर नहीं है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और बहुत करीब से उन लोगों को देखता हूं, दिल्ली में भी देखता हूं। दिल्ली में भी आज की तारीख में इनके पास वर्कर नाम की कोई चीज नहीं है, नेता बड़े बड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको अपने हाईकमांड को यह समझाने की जरूरत है कि भाई नेता पैदा ना करें, नेता तो खुद पैदा हो जाते हैं, कुछ वर्कर बनाएं। जी, यानी और कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा वर्कर नहीं होने की वजह से, वहां सब लोग जो हैं वो नेता हैं। हम राजस्थान में कांग्रेस की जीत पर राजस्थान के पार्टी इंचार्ज सचिन पायलट ने खुशी का इजहार किया है। आपको बता देते उससे पहले हम कि ये सचिन पायलट की बात सुने, अशोक गहलोत का क्या कहना है वो पहले सुन लेते हैं। जीते सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया हुआ देशवासियों को कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, उसके बावजूद भी कांग्रेस की जो नीतियां हैं, उसके जो कार्यक्रम है, और जो सिद्धांत है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और इतने बड़े मुल्क को एक अखंड रखा जो कांग्रेस ने रखा है। तो मेरा मानना है कि ये जीत जो है ये कांग्रेस की नीतियों की, कार्यक्रमों की जीत है। और जिस प्रकार से ये भारी बहुमत से जीत के आए थे लोग और 10 महीने बर्बाद कर दिए, सारी स्कीमें हमारी बर्बाद कर दी, काम की शुरुआत नहीं करी, अपने मंत्रिमंडल तक नहीं बनाया। अपने मंत्रिमंडल तक नहीं बनना, आप सोच सकते हो क्या हुआ होगा। जो राजस्थान की 4 सीटों पर चुनाव हुआ, ये चारों सीटें बीजेपी के पास थीं और इन चारों में बीजेपी जीती थी 50,000 के मार्जिन से अधिक पिछले विधानसभा चुनावों में। और आज चुनाव हुए हैं, उनमें से 3 सीटों पर शानदार जीत कांग्रेस पार्टी की आज हुई है और ये सारा श्रेय इसका कांग्रेस के कर्मठ नेताओं को जाता है। और मुझे लगता है कि प्रदेश में आज नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ आकर खड़ा हुआ है। अगर युवा हमारे साथ नहीं आते तो हम जीत नहीं सकते थे इन चुनावों के अंदर। तो कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं और सबसे ज्यादा इस प्रदेश की जनता को सलाम करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।
सैयद फैसल अली साहब, राजस्थान में कांग्रेस की जीत को किस तौर पर देखते हैं और बीजेपी की शिकस्त को भी? देखिए, अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि 100 दिन में मोदी जी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 100 दिन के ऊपर अगर चुनाव हुआ है तो ऐसा नतीजा आ सकता है, लेकिन लोगों को शायद ये भी याद रखना चाहिए कि वहां पर राजस्थान में आज से 9 साढ़े 9 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई थी। 162 सीट वहां पर जीत के आए थे। तो 9-10 महीना तो बड़ा टाइम होता है, और 9-10 महीने में कम से कम वहां की जनता को शायद ये एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की, या जिस डायरेक्शन में सरकार को जाना चाहिए था उस डायरेक्शन में नहीं गए, और इसलिए उसको नकारा गया। दूसरी बात यह कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की अपनी जो शख्सियत है और वहां पे जो इंटरनल जो बिकरिंग हो रही थी भारतीय जनता पार्टी में, वो भी सामने आई है। तीसरी बात यह कि जिस तरह से लोग मैजिक की बात करें, तो खालिद ये याद रखिए, कोई भी जादू जो है वो क्षणिक होता है, टेम्पोररी होता है। वो जादू बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल सकता है, चाहे वो किसी का जादू हो। और जादू जब चलता है तो सर चढ़ के बोलता है, लेकिन जितनी तेजी से वो चलता है उसी तेजी से उतरता है, जैसे बाढ़ का पानी होता है, तेजी से आता है उसी तेजी से उतर जाता है। तो मोदी जी आए, मोदी जी के ऊपर अब ये चाहेंगे कि सारे राज्यों में जीत जाए, पूरे हिंदुस्तान में जीत जाए, ये मुमकिन नहीं है, कारकर्दगी करके दिखाना होगा। और एक बात याद रखिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती इस बात में है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। गुलदस्ते में हर रंग का फूल होना चाहिए, और शायद इस बात को हमारे लीडर उतने अच्छे से नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ का जो वोटर है वो समझता है कि किसको कहाँ रखना है, और उसने बहुत अच्छे से गुलदस्ते को सजाया है। जी, तारक सिद्दीकी साहब लखनऊ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद। तारक सिद्दीकी साहब, मजमूई तौर पर आप जो मुल्क में, एक तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, बीजेपी की कहीं ना कहीं से शिकस्त है, और पूरे मुल्क में जो बीजेपी के हालात हुए हैं उसको लेकर क्या लगता है आपको, आइंदा इंतखाबात में आपको कितना हौसला मिला है? और खास तौर से इस ज़मीन में जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से फसादात हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जिस कम्युनल वायलेंस जिस तरह से होता रहा है, क्या उसका रिफ्लेक्शन आइंदा इंतखाबात में नजर आएगा? हम फाइनल की बात करें 2017 की। तारक सिद्दीकी साहब, पूरे मुल्क में बीजेपी की हार, उसका यूपी में रिफ्लेक्शन आइंदा इंतखाबात में कैसे नजर आता है? जी देखिए, मैं जी बिल्कुल हमारे हक में जाएगा, क्योंकि मैं एक चीज पहले भी कह चुका हूं कि अवाम बिल्कुल साफ है अपने जहन में कि जो तरक्याती काम करेगा, जो अवाम को डेवलपमेंट करके देगा, अवाम उसकी तरफ जाएगी। और कम्युनल फोर्सेस से और कम्युनलिज्म को अवाम पूरी तरीके से मुस्तरद कर रही है, जिसका साफ साफ मुजाहरा ये 2014 के बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में हुआ। एक तरफ, लेकिन तारक सिद्दीकी साहब, कैसे रियासती हुकूमत इस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर सकती है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, तकरीबन 1000 की तादाद में कॉमनल ये राइट्स हुए हैं, छोटे बड़े मिलाकर 200 से ज्यादा राइट्स हो चुके हैं अब तक यूपी के अंदर। नहीं तो आंकड़े छोटे बड़े मिलाकर 1000 के आसपास जाते हैं। तारक सिद्दीकी साहब, आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल इससे अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ने की बात न कर रहा हूं। जो भी अब तक के दंगे हुए हैं, दंगे होने की वजूहात हमको समझनी पड़ेगी। और दंगे, जी मैं आपको बता रहा हूं कि दंगे होने की वजूहात को समझना पड़ेगा। और उसके बाद जो एक्शंस लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसको अगर आप देखिए तो जो जिन लोगों को जो हक मिलना चाहिए और जिस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये जहां जहां भी पावर में नहीं है, दंगे वही क्यों होते हैं? ये एक सवाल दंगे के अलावा इनको, और बीजेपी वालों से खास तौर से, कि जहां उनकी हुकूमत है वहां तो दंगे नहीं होते। तो ये दंगा करके, कम्युनल टेंशन पैदा करके, पोलराइज करके, लोगों को बंटवा करके, यानी आपका कहना है कि जहां जिन रियासतों में बीजेपी नहीं है वहां कहीं ना कहीं से पोलराइज करने की कोशिश की जाती है वोट को, उसके बाद उससे फायदा हासिल करने की कोशिश की जाती है। एक बात मैं कहूंगा कि दंगे हो सकता है कि कोई करवा रहा हो, जो जैसी बात वो कह रहे हैं, लेकिन कैसे इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वहां पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फेलियर हुआ है, पूरे तौर पे नाकामयाब हुए हैं। और एक बात समझ लीजिए, अगर कहीं का जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान चाहे तो उसके शहर में राइट नहीं हो सकते, और होते हैं तो तुरंत कंट्रोल कर लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लेवल पे कोई एक फेलियर है जिसको मानना चाहिए। अभी जनता ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मुझे लगता है इससे सबक लेकर के इस तरह की अलावा ये कंट्रोल करेंगे। मजीद इसके अलावा तारिक साहब, इसके अंदर एक चीज और बहुत जरूरी है कि दंगे जो अपनी जगह कंट्रोल नहीं हो रहे हैं वो तो हैं जी, साथ साथ अभी इनके सामने गुड गवर्नेंस
इनको अभी करके दिखाना है, ये हुआ नहीं है अभी पूरा। मनरेगा का पूरा मसला आपके सामने है। आज से चंद रोज कबल सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा के अंदर बहुत बड़ा स्कैम को उजागर किया है। उसके अलावा अल्पसंख्यक छात्रों को पिछले कई सालों से छात्रवृत्ति यानी जो इनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है। जी, यानी उत्तर प्रदेश में हुकूमत को भी बहुत काम करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर SC ST को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। मैं एक लास्ट आखिरी बात मैं इनसे कह के ये बात खत्म करूंगा कि एक शेर के तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तारिक साहब, दुनिया को जीतने का हौसला रख, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आप लोगों को बहुत कुछ प्रूव करना है एंड ये वक्त है कि आप लोग अगले कुछ साल तक अपने गवर्नेंस को भी ठीक करें और अपने कानून अपने लॉ एंड ऑर्डर को भी सही करें, ताकि आगे जाके 2016 और 17 के अंदर ये आपके हालात ना हो जो आज बीजेपी के हालात हैं। जी, बात करते हैं मगरबी बंगाल की। मगरबी बंगाल असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। बसीरहाट सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार शेख भट्टाचार्य ने बाजी मारी है। वहीं चौरंगी सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार नैना बंदोपाध्याय ने जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी के रितेश तिवारी ने दूसरा मुकाम हासिल करके अपनी दमदार मौजूदगी का भी एहसास कराया है। मुख्तसरन जानना चाहेंगे सैयद फैसल अली साहब, कैसे देखते हैं बंगाल में खाता खोला है बीजेपी ने? कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती मुझे। ये बार बार लोग कह रहे हैं पहली बार हुआ है। 1999 में 2 सीट उनको आ चुकी जब तृणमूल कांग्रेस के साथ वो थे, इसलिए फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है कि पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए जीता है। 2 एमएलए पहले जीत चुके हैं 1999 में। दूसरी बात ये कि जिस तरह से शारदा स्कैम हुआ था और उसको लेकर के जो करप्शन के चार्जेस लगे थे ममता बनर्जी, उसको वहां पर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में चूंकि उसका असर ज्यादा था, वहां पे इसको भारतीय जनता पार्टी ने कैश किया, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत लड़े और फिर वहां वही बात हुई, कम्युनिज्म एक तरफ थी, कम्युनिज्म दूसरी तरफ थी और तृणमूल कांग्रेस तीसरी तरफ थी। तो वोट का विभाजन हुआ, वोट के बटा और वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती। ये एक उनके लिए एक खुशाइन बात हो सकती है, लेकिन इसको मैं बहुत ऐसी कोई चीज नहीं देख रहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे अगले इलेक्शन में कोई फॉर्मेडेबल फोर्स होगी या उसकी बहुत बड़ी कोई मौजूदगी हो सकती हो। जी जी, इसमें कांग्रेस तर्जुमान शकील अहमद का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ वोट दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम ने फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे ने उनसे इस सिलसिले में खास बातचीत की। कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, अच्छे दिन का नारा बीजेपी का था, अच्छे नतीजे आपके लिए कैसे आ गए? नहीं, देखिए, लगता है उनसे निराशा हुई है और अच्छे नतीजे हमारे लिए राजस्थान में हुए हैं, अच्छे नतीजे हमारे लिए गुजरात में हुए हैं, समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में हुए हैं और ये सब मिला के खराब नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए हुए हैं। ये बात सही है। और एक बात जो लगता है, हम लोग जाहिर है कि गुजरात और राजस्थान के रिजल्ट हमको अच्छा लग रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हम अच्छा करते तो और ज्यादा अच्छा लगता, मगर एक बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी को नहीं नकारा है। एक जो दंगा करा के वोट लेने की राजनीति थी, वो उसको इस देश के लोगों ने नकारा है। वहीं सीपीआई का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त से ये वाज़ेह हो गया है कि मोदी हुकूमत अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। जो उपचुनाव हुए और 3 लोकसभा के चुनाव ने देश की राजनीति को एक नई करवट दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये चुनाव परिणाम किसी प्रकार का जनमत संग्रह नहीं है, लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत लेती थी तो कहती थी ये जनमत संग्रह है। आज उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों के राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है, वह पराजय ये दिखलाती है कि देश की जनता 100 दिनों में उनके कार्यकाल से नाखुश है और सांप्रदायिकता की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और संघ परिवार कर रहा है, उससे देश की जनता राजनीति में उसको प्रश्रय नहीं देती है, उसे ठुकरा देती है। मुख्तसरन जानना चाहेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुफीद जलाली साहब के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जो 32 असेंबली सीटों पर हुए और 3 लोकसभा सीटों पर, उसको मुल्क की सियासत को डायरेक्शन देने वाला या डायरेक्शन चेंज करने वाले फैक्टर के तौर पर आप देखते हैं? मैं समझता हूं कि इससे ये जितनी भी पार्टियां इस पार्टिसिपेट इस चुनाव में कर रही थी, उन सबको सबक लेने का वो है ये नतीजा, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो। तो जिस तरह से आवाम ने नतीजे दिए हैं, उन नतीजों से जरूरी है कि सारी पार्टियां
पार्टी अगर बीजेपी इसमें खराब करके गई है तो उसको ये सोचना होगा कि उसकी गलतियां राजस्थान में और यूपी में और गुजरात में क्या रही। गुजरात में मैंने बताया है कि जिस तरह से इस बार मुझे लगा कि वोटर्स ने आजाद होकर वोट दिया और पिछले 12 साल 15 साल में वोटर्स जो है मोदी के रहते आजाद होकर वोट नहीं दे पा रहा था, तो उसका फायदा कांग्रेस को वहां पर मिला है। तो अभी जो है अभी सबसे ज्यादा क्योंकि यूपीए जिस तरह से डिमोरलाइज है और महाराष्ट्र में और हरियाणा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें बहुत इन ज़मीनी इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। बहुत खुशफहमी में ना रहे कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र में मुल्की सतह पर नहीं रहना चाहिए। तारिक सिद्दीकी साहब, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होगा? आप खास तौर से उत्तर प्रदेश का जो फाइनल इलेक्शन यानी 2017 का जो इलेक्शन होना है उसको अगर नजर में रखें तो इस इंतखाबात को कैसे देखते हैं और मुल्क की सियासत क्या वाकई दूसरे डायरेक्शन में बीजेपी से अलग होकर डायरेक्शन में जा रही है, इस तौर पर भी देखते हैं? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि आवाम ने बहुत क्लियर, बहुत वाजे कर दिया है कि ये जो सांप्रदायिकता पे काम कर रही है बीजेपी और आरएसएस, वो बिल्कुल आवाम को किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। 100 दिन के जो उनके वादे थे उस पे वो कामयाब नहीं हुए हैं, इसका एक सर्टिफिकेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे नौजवान वजीर आला अखिलेश यादव जी ने जो डेवलपमेंट के काम शुरू किए थे उसके रिजल्ट्स अब दिखने शुरू हो गए हैं, आवाम को उसका एहसास और अंदाजा होने लगा है। और वहीं हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगर इस तरीके से डेवलपमेंट का काम का एजेंडा हमारा चलता रहा, जो हमें उम्मीद है चलेगा, तो 2017 का इलेक्शन या 2017 में वापस उत्तर प्रदेश को एक नया डायरेक्शन देंगे, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। है कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा 2017 के असेंबली इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में। सैयद फैसल अली साहब, आप किस तौर पर देखते हैं मुल्क की सियासत क्या अब तब्दील हो रही है? जमहूरियत यकीनी तौर पर मजबूत हुई, लेकिन मुल्क की सियासत पर इन 32 सीटों के नतीजे का क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, मैं बहुत यकीन से इस बात को कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की सियासत एक ट्रांजिशन के फेज में है और वो जो ट्रांजिशन की जो टर्निंग है वो चल रही है और ये जो नए नतीजे हैं वो उसी की एक आहट है, जहां एक तरफ इन नतीजों से भारतीय जनता पार्टी को अपने हाउस को ऑर्डर में करने की जरूरत है, एक अलार्म बेल उनके लिए बजी है। वहीं दूसरी तरफ जो एंटी बीजेपी पार्टीज हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी और खुशाइन बात हुई है कि इस जीत से उनको तकवीत मिली है कि अभी सब कुछ लुटा नहीं है, अभी भी दम है। अगर ये लोग सारे एक तरह साथ यूनाइट होकर के एक अच्छा फ्रंट बनाकर के लड़ते हैं तो ये जो ख्वाब है भारतीय जनता पार्टी का कि 10 साल और 15 साल तक हुकूमत करेंगे, तो शायद ये ख्वाब ही रह जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में इस तरह का जो सेकुलर माइंडेड जो तबका है वो आज भी बरसरे इख्तिदार है, भले वो हुकूमत में ना हो, लेकिन पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो 69 to 70% लोग आज भी उसी फीलिंग्स को और उसी जो फिक्र है उसको फरोग देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इन नतीजों से बिल्कुल साबित हो गया है। जी साहब, सिद्दीकी साहब, आपका क्या कंक्लूजन? क्योंकि कहीं भी अगर बात होती है कि मुल्क की सियासत किस डायरेक्शन में जा रही है, इन 32 सीटों का जो नतीजा है उसका क्या असर पड़ेगा? कहीं ना कहीं से फोकस में फिर कांग्रेस हो जाती है, क्योंकि मुल्कगीर सतह पर बड़ी पार्टी वही है, उसका क्या मुस्तकबिल लगता है? आज से 100 दिन पहले जिस वक्त भाजपा जीत के आई थी तो बहुत क्रिटिक्स का ये कहना था कि अगले 10 साल तक ये भाजपा मुल्क से जाने वाली नहीं है, 15 साल की बात करिए। जी, जो इंतखाब, जो आपके रिजल्ट्स उत्तराखंड के आए, उत्तर प्रदेश के आए, उसके बाद आपके कर्नाटका के आए, राजस्थान के आए, गुजरात के आए, ये इस बात को वाजे करते हैं कि आप दंगा भड़का के नहीं, लोगों को प्यार और अमन के साथ लेकर भी चलें तो लोग आपको हाथों हाथ लेंगे और अपने सर पर बिठाएंगे। आपको अपने उसूलों से न गिरकर आपको एक करेक्ट राजनीति करनी होगी। जो आज कांग्रेस में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के विचार हैं, जो मुल्क को एक लेकर चलने के विचार हैं, आपको उस विचार पर अपनी सियासत को लेकर चलना है और आने वाला मुस्तकबिल कांग्रेस का है और उन पार्टीज का है जो लोग प्रूव करेंगे कि वो लोग वाकई आवाम के यानी मजमूई तौर पर मुल्क का मुस्तकबिल सेकुलर है, सेकुलरिज्म की राह पर मुल्क जा रहा है, क्योंकि अभी भी तकरीबन 69-70% लोग कहीं ना कहीं से सेकुलर तरीके से सोचते हैं, उनकी जहनियत सेकुलर है। और यकीनी तौर पर इन 32 असेंबली सीटों और 3 जो लोकसभा की सीटें जो पर इंतखाबात हुए ज़मीनी, उनके नतीजे ये बताते हैं कि मुल्क की सियासत एक टर्निंग स्टेज से गुजर रही है, एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है और यकीनी तौर पर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मुल्क का मुस्तकबिल सेकुलर होगा और सेकुलर सियासत की
तरफ जा रहा होगा। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। साद सिद्दीकी साहब, आपका हमारे न्यूज रूम में तशरीफ लाने के लिए और हमारे खुसूसी प्रोग्राम खुसूसी बुलेटिन में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। सैयद फैसल अली साहब, आपका भी न्यूज रूम में तशरीफ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफीद जिलानी साहब, आपका भी न्यूज रूम में तशरीफ लाने के लिए और गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लखनऊ में बैठे हमारे स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के लीडर तारिक सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक सिद्दीकी साहब गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। हमारे स्पेशल न्यूज रूम खबरनामे के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम, विमल पान मसाला। चार माह में ही टूटा मोदी का तिलिस्म। ज़िमनी इंतखाबात में जाफरानी पार्टी औंधे मुहगिरी। यूपी में समाजवादी और राजस्थान में कांग्रेस ने मारी बाजी। अपने गढ़ गुजरात में भी मोदी का रंग पड़ा फीका। 9 में से 3 सीटों पर कांग्रेस फातेह, ताहम मगरिबी बंगाल में मिली राहत। इंतखाबी नताइज के बाद सियासी जमातों के निशाने पर बीजेपी। किसी ने कहा फिरका परस्ती की हार तो किसी ने बताया मरकज की नाकामी का नतीजा। मरकजी क़यादत के बचाव में आए बीजेपी लीडर उमा भारती ने मकामी लीडरों पर फोड़ा हार का ठीकरा। योगी आदित्यनाथ ने हार के लिए इलेक्शन कमीशन को ठहराया जिम्मेदार। और नतीजों के बाद मुश्किल में आई बीजेपी। महाराष्ट्र में पड़ सकता है सीट बंटवारे पर असर। शिवसेना कर सकती है पुराना फॉर्मूला नामंजूर। न्यूज रूम खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।